वेदभूषण जी, क्योंकि आप पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कार्यक्रम की। सर, मैंने एक आंकड़ा रखा मिसाल के तौर पर। साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2,44,270 मामले थे, जो कि 2021 में 4,28,278 हो चुके हैं। क्या बड़े कारण देखते हैं सर आप? जीनत, देखिए, जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये आप इसको डबल या 4 टाइम्स कर लीजिए। वो रिपोर्टेड जो थानों में रिपोर्ट होते ही नहीं है, जिन पर एफआईआर नहीं होती, उन मामलों को जोड़ा जाए तो ये कम से कम 4 गुना मामले इसमें निकल कर आते हैं। और केवल सवाल पुलिस पर खड़ा कर देना कि पुलिस के निकम्मेपन या निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार है, नहीं। इसके लिए जिम्मेदार हम तलाश और कारणों की करनी पड़ेगी कि कानून की भी कोई कमी नहीं है। कानून, आपने देखा कि निर्भया के बाद में जिस तरह से सख्त कानून बनाए गए, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद में मोलेस्टेशन के खिलाफ बहुत सख्त कानून, नॉन बेलेबल सेक्शन, रेप में बहुत ज्यादा सीरियस पनिशमेंट करी गई, लोगों को जो आजीवन कारावास तक का प्रोविजन करा गया, परंतु उसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक लाइन में या एक समाप्त कर देने से तमाम चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप जिम्मेदार है, तमाम समाज जिम्मेदार है। इसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो बैठे हुए शिक्षक बैठे हुए, तमाम की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। इसके लिए केवल अदालत को दोषी ठहरा देना या पुलिस को दोषी ठहरा देना सफिशिएंट नहीं है। कारण कहीं और है। मैं इसीलिए मैं चाहूंगी कि मैं पॉइंट दर पॉइंट बात करूं, एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से। अब क्योंकि आप डिपार्टमेंट में रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। आप इसे डिटेल में बता सकते हैं। और मैं जिस तरह के साल के डाटा का जिक्र करी थी, मैं स्पेसिफिक क्राइम्स का जिक्र करी थी महिलाओं के खिलाफ, जिसमें स्पेशली अगर मैं रेप के डाटा का जिक्र कर लूं तो 2012 में 24,923 थे देश भर में, जो कि 2021 में 31,667 हो जाते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड में आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा? और ये बात सही है कि हम पहले रोक दें? ऐसी क्या सिचुएशन होनी चाहिए? क्या हमारे लॉज होने चाहिए या समाज का जिम्मेदारी, या हम घटना के बाद किस तरह से कदम उठाएं? तो ये दरअसल बहुत फंस जाता है, तो मैं चाहूंगी इजी वर्ड्स में आप रखें। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दूर से दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप यदि रेप के मामलों में बात करें तो आप डाटा को खंगालेंगे, बड़े आपको चौंकाने वाले तथ्य नजर आएंगे। 98% में उनके रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, जो भी आप नाम दें, वो लोग उनके अंदर इन्वॉल्व है। अभी जो 2 मामले आप बता रहे हैं, उसमें जो अरोड़ा है, जो लड़की सचिन अरोड़ा, जिसने 19 साल का लड़का इसने तेजाब फेंका है, उसके साथ 2 लड़के और है, उनकी उम्र भी 21-22 साल है। तो जो यदि तमाम चीजों को यदि आकलन करें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं और है। हम उसका इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं, पुलिस में ढूंढ रहे हैं, अदालतों में ढूंढ रहे हैं। इलाज हमारे दूसरी तरह से ढूंढा जाना चाहिए, जिसकी की अब जरूरत है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं समाज के अंदर, घटित हो रही हैं, जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े वो हैं जो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, तो आंकड़े तो इससे बहुत दूसरी तरफ बयां कर रहे हैं। यदि सच्चाई जानने की कोशिश करें तो केवल दिल्ली को छोड़ें, ये दिल्ली से आगे 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाके देखें तो वहां बहुत सारे ऐसे मामले जो रिपोर्टेड ही नहीं हो रहे। तो जो हालात हैं वो, और ये जो अभी विवाद चल रहा है कि ऐसे बिका कैसे, क्यों बिका, फ्लिपकार्ट पे बिका। अमेरिका के अंदर असला फ्री है, रिवॉल्वर, आर्म्स, कुछ भी आप जाकर शॉप से खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां शूट आउट लगातार हो रहे हैं। तेजाब बिकना एक गलत बात है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि इस तरह नहीं बेचा जाना चाहिए, परंतु तेजाब बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेजाब को यूज करने वाले किस तरह से यूज किया जाए उसकी समस्या है। आप तेजाब को फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाएंगे, कोई और फैक्ट्री से चुरा कर लेकर आ जाएगा, दुकान फैक्ट्री का ओनर बेच देगा। उसके इस्तेमाल है अलग, कुछ लैब्स में है। अगर आपके पीतल के बर्तन है तो उसको पॉलिश करने के लिए, उसकी सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। टॉयलेट क्लीनर के तौर पर हम देखते हैं, अगर जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है। लेकिन हाँ, आप उसका क्या यूज कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।